इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक बहुत दिलचस्प स्रोत देख रहे हैं। ये भारत में भोजन से जुड़े कुछ पुराने रिवाजों और आप कह सकते हैं सामाजिक ढांचों पर बड़े तीखे सवाल खड़े करता है। हाँ, और ये सिर्फ रिवाजों की बात नहीं है। स्रोत ये भी कहता है कि रसोई की कुछ आदतें, कुछ सामाजिक भेद वो देश के पतन का कारण भी बने। बिल्कुल। चौका, सखरी निखरी, रसोई में वर्ण व्यवस्था, इन सब की सीधी आलोचना है इसमें। तो हमारा मिशन यही है कि इन रिवाजों पर स्रोत के तर्कों को समझे और ये देखे कि लेखक के हिसाब से इन आदतों का समाज पर, देश की मजबूती पर क्या असर पड़ा। मतलब ये सोचना भी अजीब है कि रोज की आदतें इतनी बड़ी चीजों को प्रभावित कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चौका। स्रोत कहता है कि ये खाने पकाने में मतलब बहुत ज्यादा शुद्धि बरतने का रिवाज है, लेकिन लेखक इसे खासकर योद्धाओं के लिए, क्षत्रियों के लिए बिल्कुल अव्यवहारिक मानते हैं। हाँ, एक बड़ा मजेदार उदाहरण भी दिया है। सोचिए, लड़ाई के मैदान में अगर योद्धा चौका लगाकर रसोई बनाने लगे तो लड़ेंगे कब? हाँ, ये तो है। तो हार ही जाएंगे ना। लेखक तो कहते हैं कि उन्हें तो एक हाथ से खाना पीना चाहिए, दूसरे से लड़ना चाहिए। बिल्कुल। और लेखक इसे सिर्फ अव्यवहारिक नहीं कहते, वो इसे मूर्ता कहते हैं और सीधा जोड़ते हैं इसे स्वतंत्रता, धन, राज्य, विद्या, पुरुषार्थ, इन सब के खोने से। अच्छा। कहते हैं कि इस चौके ने सब पर चौका लगा दिया। पर हाँ, एक बात साफ करते हैं कि सफाई जरूरी है। धोना लीपना ठीक है, लेकिन वो जो रस्म वाली अपवित्रता है ना, भ्रष्ट हो जाना, उसे गलत मानते हैं। यानी सफाई और कर्मकांड वाली शुद्धि में फर्क है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और भेद था, सखरी और निखरी। पानी में पका खाना और घी दूध में पका। हाँ, सखरी कच्चा, निखरी पक्का। और इसको तो स्रोत सीधे सीधे पाखंड कहता है। पाखंड क्यों? लेखक का मानना है कि देखो, घी दूध का खाना स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक भी। हाँ, वो तो है। तो जो खाने के शौकीन थे, जिन्हें स्रोत मजाक में भोजन भट्ट कहता है, उन्होंने बस अपनी पसंद के लिए भेद बना लिया। असल में तो उनके हिसाब से जो आग से या समय से पक गया वो पक्का है। चाय पानी में पका हो या घी में। बिल्कुल, बाकी सब कच्चा। तो ये तो खाने के शौकीनों पर सीधा हमला है। अच्छा, बात सिर्फ खाने की शुद्धि या तरीके तक नहीं है। स्रोत ये भी पूछता है कि खाना बनाए कौन। और यहाँ एक और मतलब चौंकाने वाला तर्क है कि सिर्फ अपने हाथ का बना खाना ही सबसे अच्छा है। ये भी एक वहम है। हाँ, ये काफी अलग बात है। लेखक का तर्क है कि जो आर्य हैं, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, पुरुष, उन्हें अपना कीमती समय विद्या, राजकाज, पशुपालन, खेती, व्यापार, इन जरूरी कामों में लगाना चाहिए। और रसोई का काम शूद्रों को करना चाहिए उनके घर में, और इसके लिए वो आपस्तंभ धर्मसूत्र का हवाला भी देते हैं। आर्याधिष्ठाता वा शूद्रा संस्कर्तारा स्युः, यानी आर्यों की देखरेख में शूद्र भोजन बना सकते हैं। लेकिन कुछ शर्तें भी रखी होंगी, ऐसे ही तो नहीं? हाँ, बिल्कुल। शर्त ये थी कि शूद्र तन से, कपड़ों से साफ रहें, रोज नहाएं, नाखून काटें, बाल ठीक रखें। बुनियादी सफाई। हाँ, और लेखक उन लोगों से सवाल भी करते हैं जो शूद्र के हाथ का खाने में पाप समझते हैं। पूछते हैं कि क्या तुमने कभी गुड़, चीनी, घी, दूध नहीं खाया? वो सब तो न जाने कितने हाथों से गुजर कर आता है। लेकिन यहीं पर एक और बात थी ना, कि कुछ लोगों के हाथ का नहीं खाना है। हाँ, ये एक पेंच है। स्रोत मद्य मांस खाने वाले मुसलमानों या ईसाइयों के हाथ का खाने से मना करता है। डर ये बताया गया है कि कहीं आर्यों में भी ये आदतें ना आ जाएं। अच्छा। तो मुख्य जोर आर्यों की आपसी एकता, मतलब एक भोजन पर है। इसे वो देश की उन्नति के लिए जरूरी मानते हैं। भेदभाव अगर हो भी तो खान पान की बुरी आदतों के आधार पर, न कि सिर्फ जन्म या छूने से, ऐसा लगता है। समझ गया। तो ये सारी बातें, चौका, सकरी निकरी, कौन खाना बनाएगा, किसके हाथ का खाएं, ये सब लेखक एक बड़े मुद्दे से जोड़ते हैं। वो सवाल उठाते हैं कि आर्यावर्त में, मतलब प्राचीन भारत में, विदेशियों का राज आया ही क्यों? बिल्कुल, और कारण वही गिनाते हैं जो हमने शुरू में बात की थी। सबसे बड़ा कारण आपसी फूट, मतभेद। हाँ। फिर ब्रह्मचर्य का पालन न करना। हाँ। विद्या की कमी, बाल विवाह, बुरी आदतें, और खासकर वेद विद्या का प्रचार न होना। महाभारत का उदाहरण भी है शायद। हाँ, महाभारत का उदाहरण देकर कहते हैं कि देखो, आपसी लड़ाई ने ही कौरवों, पांडवों, यादवों सबका नाश कर दिया। और लेखक बहुत दुख से कहते हैं कि वही फूट वाला रोग वो उस समय भी आर्यों में था, और वही उन्हें दुख के सागर में डुबो रहा था। जब तक ये भेद रहेंगे, फूट रहेगी, उन्नति नहीं हो सकती।
तो कुल मिलाकर ये स्रोत भोजन और समाज के मतलब बहुत कठोर रिवाजों की, उनकी अव्यावहारिकता की और उनसे जो फूट पैदा हुई उसकी आलोचना करता है और जोर देता है व्यावहारिकता पर, आर्यों की आपसी एकता पर और बड़े लक्ष्यों पर, विद्या, राजकाज, व्यापार, कर्मकांड से ज्यादा इन पर ध्यान देने की बात करता है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात रह जाती है। ये स्रोत देखिए कैसे खाने पीने जैसी रोज की चीजों को, सामाजिक रिवाजों को सीधे देश की ताकत या कमजोरी से जोड़ता है। आज शायद वो खास रिवाज वैसे नहीं है, बदल गए हैं, पर क्या आज भी हमारी रोज की आदतें, हमारे समाज के बंटवारे, हमारा आपसी बर्ताव, क्या वो आज भी हमारे समाज की तरक्की या उसकी कमजोरियों पर उसी तरह असर डालते हैं जैसा इस लेखक ने अपने समय में महसूस किया था? ये सवाल सोचने लायक है।